हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास, तो हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नता क्या है। जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाते हैं। यह हो गया विभिन्नता हो गया। अब इसका जननिक विभिन्नता लिखना है। तो जननिक विभिन्नता लिखेंगे कि जननिक विभिन्नता जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम या जीन की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। और यहाँ पे अगला है कायिक विभिन्नता। तो इसका लिखेंगे कि कायिक विभिन्नता क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण न होकर वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, अन्य जीवों के साथ परस्पर व्यवहार जैसे कारणों से होती है। आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा और समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा मटर पर किए गए एक संकरण के प्रयोग तथा निष्कर्ष का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर इसे लिखेंगे, यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे के गुण स्पष्ट तथा विपरीत लक्षणों वाले होते हैं, जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा, गोलाकार बीज तथा सूझीदार बीज, पीले रंग वाले बीज तथा हरे रंग वाले बीज इत्यादि। फिर इसके बाद लिखेंगे कि अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे तथा बौने पौधों पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधों के सारे फूलों को खोलकर उनके पुंकेसर हटा दिए ताकि उनमें स्वपरागण न हो सके। फिर उन्होंने एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उनके परागकणों को निकालकर बौने पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र पर गिरा दिया। विपरीत गुण वाले इन दोनों जनक पौधों में को मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा तथा इन्हें पी अक्षर से इंगित किया। इस प्रकार के परागण के बाद जो बीज बने उनसे उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। इस पीढ़ी के पौधे को मेंडल ने प्रथम संतति कहा तथा इन्हें F1 से अक्षर से इंगित किया। F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों जनक गुण यानी कि लंबा और बौना दोनों गुण मौजूद थे। चूँकि लंबे, यहाँ तक आप लोग बस यहाँ तक लिख लीजिएगा। और फिर उसने इसका निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मेंडल के इस प्रयोग को एक संकर कहा जाता है, क्योंकि इस प्रयोग में केवल एक जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है गया है। इस प्रयोग से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि अप्रभावी गुण यानी कि बौनापन में न तो कोई बदलाव आता है और न ही ऐसा गुण लुप्त होता है। संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों गुण साथ साथ होते हैं, परंतु अगली पीढ़ियों में पृथक अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। यही निष्कर्ष मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़े को ऑटोसोम कहते हैं एवं 23वां जोड़े को लिंग क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स तथा वाई। पुरुष में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में एक्स होता है।
और जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम के साथ संयोग करता है तो मादा बच्चे का जन्म निर्माण होता है, यानी पुरुष का निर्माण होता है। और जब पुरुष का वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ संयोग करता है तो नर बच्चे का जन्म होता है, यानी पुरुष का सॉरी यहाँ पे पुरुष का जन्म होता है। और यहाँ पे जब एक से एक संयोग करता है तो यहाँ पे स्त्री का जन्म होता है, यानी बच्ची का जन्म होता है बोल सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास क्या है, लामार्कवाद का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सजीव जगत में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। और यहाँ पे इसका लामार्कवाद का वर्णन करना है तो लिखेंगे कि फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लामार्क, जिसका जन्म 1744 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1829 ईस्वी में हुआ था, इसने सबसे पहले 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया। इसे लामार्कवाद कहते हैं। लामार्कवाद के अनुसार जीवों की संरचना, कायिक, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जैव विकास के संबंध में डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, जिससे विभिन्नता कहते हैं। प्रकृति द्वारा चयन किए गए जीवों की उपयोगी विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहने के कारण एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यही डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है। आप लोग लिख लीजिएगा। आप चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विभिन्नता के स्रोतों का वर्णन करें। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि आनुवांशिक विभिन्नता के निम्नलिखित स्रोत हैं। पहला, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होना। दूसरा, क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होना। और तीसरा हो जाएगा कि जीन के गुणों में परिवर्तन होना। यही आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालें। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है। इस बात का प्रमाण हमें संसार के विभिन्न भागों से प्राप्त मानवों के जीवाश्म तथा वर्तमान मानव आबादी के डीएनए में पाए जाने वाले उत्परिवर्तनों के अध्ययन से ज्ञात होता है। आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चला है कि वे मानव आज के करीब 2 लाख वर्ष पहले जीवित थे। वे मूलतः शिकारी थे। उनमें से कुछ का प्रव्रजन अफ्रीका से पश्चिमी एशिया में हुआ, यानी कि वो अफ्रीका से पश्चिमी एशिया में चले गए। वहाँ से वे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया में प्रव्रजनित हुए, यानी चले गए। उन मानवों का एक समूह उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में फैल गया। इस तरह सभी दिशाओं में मानवों का प्रव्रज हुआ। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अंतः प्रजनन अर्थात एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन, आनुवांशिक विचलन
तथा प्राकृतिक चुनाव के द्वारा होने वाले जाति उद्भवन उन जीवों में हो सकते हैं जिनमें केवल लैंगिक जनन होता है, जबकि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में तथा स्वपरागन द्वारा उत्पन्न पौधों में जाति उद्भवन की प्रक्रिया संभव नहीं होती है। यही आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।